हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी एक बार अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो इसके बाद में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में, सल्तनत कालीन लिटरेचर। तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि सबसे पहला जो लेखक है उसका नाम है हसन निजामी और उसकी पुस्तक है ताजुल मासिर। सेकंड नंबर हम लोगों ने पढ़ा मिनहाज उस सिराज और इसका लेखक है तबकाते, सॉरी, इसकी जो पुस्तक है उसका नाम है तबकाते नासिरी। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था वो था अमीर खुसरो, किसकी 6 पुस्तकें हैं। पहली है नूह सिपेयर, जिसके अंदर वो भारत की भौगोलिक स्थिति और इसके अलावा सब कश्मीर की सुंदरता का वर्णन करता है और उसके सम्मान में कहता है गर फिरदौस बर रहूं जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, कि यदि स्वर्ग पर कहीं धरती है तो यही है, यही है, यही है। उसके बाद में इसकी जो सेकंड नंबर पुस्तक है उसका नाम है किरान उस सादिन। इसके अंदर बुगरा खां, कैकुबाद और बलबन के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है वो पूरी पूरी इसके अंदर जानकारी मिलती है। तीसरी पुस्तक है मिफ्ता उल फुतू। तो मिफ्ता उल फुतू के अंदर जलालुद्दीन खिलजी की जानकारियां मिलती है। उसके बाद में अपन इसकी फोर्थ बुक जिससे आप लोग परिचित हो, खजाइन उल फुतू, जिसे तारीख अलाई भी कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट तुगलकनामा और सबसे लास्ट में आशिका या आशिकी। इसके अलावा भी अमीर खुसरो का अच्छा खासा योगदान था। तो अमीर खुसरो का सब सूफी संत था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था, हर बात के अंदर भारत भारत करता था, इसलिए इसको हिंद का तोता या तूती हिंद बोलते हैं। 7 सुल्तानों के कंटेम्प्रेरी था ये, ठीक है। इसके अलावा यह प्रथम व्यक्ति था जिसने अपनी पुस्तकों, अपनी रचनाओं के अंदर हिंदी लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया और फिर धीरे धीरे समय के साथ हिंदी जो है वो एक लैंग्वेज के रूप में विकसित हो गई, ठीक है। संगीत का इसमें योगदान था, किसने तंबूरा और वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया, इसको कव्वाली का जनक कहते हैं। वो तो उसमें डेफिनेटली है ही। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तराने का जनक भी यही था। हो सकता है ना तराना पहले से और इसने थोड़ा सा विकसित किया हो। इसके अलावा गजल और ख्याल के डेवलपमेंट में भी इसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो ये है इसकी कुछ है ना अमीर खुसरो की विशेषताएं। उसके बाद में हम लोग ने देखा था सल्तनत काल का प्रशासन। तो सबसे पहले सुल्तान, तो अपने लास्ट जो है ना क्लास में भी बात हुई थी, सुल्तान से संबंधित कोई फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, केवल एक फैक्ट, मजलिस खलवत। बाकी इन चीजों को एक बार आपने सुन लिया, आपको याद है, जितना याद है उतना बहुत ज्यादा अच्छा है, और भी एक बार पढ़ लेना वापस, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो एक जो मंत्रिमंडल होता था उसको बोलते थे मजलिस खलवत। प्रमुख मंत्री कौन कौन से होते थे? पहला वजीर, कोई सवाल नहीं पूछता इसके बारे में। मुशरिफ मुमालिक, ये होता था अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार। तो पहले मुशरिफ आएगा और बाद में आएगा मुस्तौफी। मुस्तौफी है मुमालिक, उसका होता था ऑडिटर जनरल, जिसको वर्तमान में जब आपकी पॉलिटी हो जाएगी तब आपको पता लगेगा, इसको वर्तमान में कैग भी बोलते हैं, सीएजी। विभिन्न विभाग, दीवान इंशा पत्राचार विभाग, ठीक है, दीवान बरीद गुप्तचर विभाग, दीवान अर्ज सैनिक विभाग, दीवान वकूफ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, दीवान नजर एक नजराना मतलब उपहार विभाग, दीवान रसालत, ये इंपोर्टेंट है, ये होता था विदेश विभाग। दीवान मुस्तकराज सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दीवान कोही या अमीर कोही कृषि विभाग, और दीवान इस्तिहाक वो होता था आपका पेंशन डिपार्टमेंट। प्रमुख अधिकारी कौन कौन से होते थे? शिकार सिंपल है, अमीर आखुर अश्व अधिकारी है, अमीर हाजिब सुल्तान का निजी सहायक, ठीक है, पीए अपन कह सकते हैं। अमीर मजलिस, यह शाही दावत की व्यवस्था करता था सुल्तान के लिए और बाकी वाले जितने अमीर है उन लोगों के सबके लिए। बर्बक, शाही दरबार की सारी सब आवश्यकताएं या रिक्वायरमेंट होती थी उनको फुलफिल करता था। फिर वकील दर, तो दर दर मतलब शाही महल की दर, ठीक है, तो शाही महल की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। शहनाई पिल, हस्तिशाला का प्रमुख, एलिफेंट डिपार्टमेंट जो होता था उसका हेड था। सद्र, धार्मिक मामलों का प्रमुख, और मतलब ना काजी उल कजात, प्रमुख न्यायाधीश। चलो इसी के बाद हम जो आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। तो सल्तनत काल का जो है वो प्रांतीय प्रशासन बहुत छोटा, बहुत सामान्य और बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। प्रांतीय प्रशासन के अंदर अपन लोग देखते हैं प्रांतीय प्रशासन के अंदर कि उस जमाने के अंदर अमीरों को उनकी सेवाओं के बदले में जमीन मिलती थी और ये जमीन जो है वो ट्रांसफरेबल होती थी। हालांकि फिरोज तुगलक ने इनको जो है वो बाद में वंशानुगत कर दिया था। तो ये जो जमीन मिलती थी, जो जमीन का जो भूभाग मिलता था उसको बोलते थे इक्ता। उसको क्या बोलते थे? इक्ता। इक्ता का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे इक्तादार। जैसे थाने का प्रमुख होता है थानेदार, तो वैसे वैसे इक्ता का जो प्रमुख है उसका क्या नाम हो गया? इक्तादार। या फिर इसको वली भी बोलते थे।
तो इसमें से कोई प्रश्न पूछता नहीं है वैसे सामान्यतः। बस इक्ता से संबंधित तो दो ही प्रश्न बनते हैं। इक्ता को आरंभ किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता को वंशानुगत किसने किया? फिरोज तुगलक ने। इसके अलावा आगे बात करते हैं वजह। एक्चुअली जो छोटी इक्ताएं होती थी, बिल्कुल छोटी छोटी, उनको बोलते थे वजह। ठीक है, जैसे अपन वर्तमान में देखते हैं ना स्टेट, ठीक है, और कुछ छोटे होते हैं तो उनको अपन लोग केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं। तो वैसे वैसे ये जो वजह होती थी, इनके पास अधिकार कम होते थे और इनके पास क्षेत्रफल भी कम होता था, और ये वजह का जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे वजहदार। बस ये ध्यान रखना, कोई पूछ सकता है कि सल्तनत काल के अंदर वजह क्या था? सिक्के का नाम, ठीक है, या नहर नहर का नाम, ठीक है, या फिर पद का नाम, या भूभाग का नाम। तो एक्चुअली ये तो है जो भूभाग, और वजहदार जो है वो है पद। इन इक्तादारों पर सब है ना कंट्रोल करने के लिए बलबन ने एक अधिकारी को अपॉइंट किया था, उसका नाम था ख्वाजा। क्यों? ये जो है ना एक्चुअली करप्शन शुरू से ही प्रॉब्लम थी, तो वो बलबन को पता था कि ये जो इक्तादार सारे के सारे है ना, ये मतलब करप्शन करते हैं। करप्शन जैसे इक्तादारों का एक नियम होता था कि भाई आपको एक जमीन मिली है, आपको भूभाग मिला है, आप वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो, खुद की सैलरी अर्थात खुद के खर्चे निकालो, आपके पास जितने भी लोग हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, मतलब उनको भी सैलरी दो, और बाकी बचा हुआ पैसा जो है आके शाही खजाने के अंदर डिपॉजिट करवा दो। लेकिन क्या इक्तादार इतने ईमानदार होते थे? इक्तादार कभी नहीं। इक्तादार हर साल हिसाब लेके आते और कहते कि सर इस बार हम लोगों ने जो है वो मैंने मतलब 14,000 रुपए या फिर 14,000 चांदी के टंके सब कलेक्ट किए। इन्होंने कहा ठीक है। अब एक्चुअली उसमें से क्या है कि 13,000 मतलब 570 हो गए खर्च, और ये बाकी वाले आप ले लो। दूसरे नंबर आता, वो कहता साहब मैंने एक्चुअली 15,000 इकट्ठे किए हैं। इन्होंने कहा ठीक है, और एक्चुअली मेरा खर्चा हो गया है 15,240 रुपए मतलब सिक्के। तो आप यदि चाहो तो ये है ना, ये आप मुझे दे दो, वरना कुछ नहीं चलेगा, एक ही बात है। बलबन को पता था कि ये तुम दोनों ही आंकड़े गलत बता रहे हो। एक्चुअली तुम लोगों ने किसानों का शोषण कर करके 14,000 चांदी के सिक्के नहीं, 22,000 या 24,000 के आसपास तो तुम लोगों ने चांदी के सिक्के जो है इकट्ठे किए। मतलब जितना बताते थे उससे बहुत ज्यादा होता था, और खर्चा तुम 13 तो छोड़ो, तुम इतने लीचड़ हो, तुम्हारा खर्चा कोई 8-9 का ही हुआ है। ठीक है, तो इक्तादार इस प्रकार से चोरियां करते थे। तो फिर बलबन ने जो ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त कर दिया, कहा कि तू अलग मतलब हर एक इक्ता में जाएगा, इक्ता के अंदर जाकर वहां पे यूं घूमेगा फिरेगा, एक मोटा मोटी अनुमान लगाएगा कि लगभग जो लैंड रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कितना हुआ है, और उसके बाद इनका खर्चा कितना हुआ है, ये भी तू ऑडिट करेगा। तो इससे क्या इक्तादार थोड़े सख्ते में आ गए, तो थोड़ा कंट्रोल में आ गए थे। तो अपने को केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति बलबन ने की थी, और इसका मुख्य कार्य इक्तादारों पर नियंत्रण रखना था। इक्तादारों पर क्या था? नियंत्रण रखने वाला कार्य था। बस इतना सही है उसमें। अभी जी जो स्लाइड हम लोगों ने देखे हैं, प्रांतीय प्रशासन, इक्ता, इक्ता के आगे इक्तादार का इक्तादार या वली, इक्तादार या वली। वजह, वजह होती थी छोटी इक्ता, और इसका जो प्रमुख है उसको बोलते हैं वजहदार। उसको क्या बोलते हैं? वजहदार। इधर बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की जो इक्तादारों को नियंत्रित करता था। बलबन अपॉइंटेड एन ऑफिसर नेम्ड ख्वाजा हु कंट्रोल्ड ऑन इक्तादार। तो बलबन ने बस ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। ही अपॉइंटेड एन ऑफिसर नेम्ड ख्वाजा हु कंट्रोल्ड इक्तादार। तो ये इक्तादारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता था। तो ये हो गया आपका प्रांतीय प्रशासन। इतना सही है। आप लोगों को भी अफसोस हुआ होगा बस इतना छोटा कैसे है। चलो वैसे छोटा है तो ठीक है, तो इसमें से है ना प्रश्न एक ख्वाजा वाला ही बनता है, वैसे मतलब वजह वाला भी इतना बनता नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं अपन सैन्य प्रशासन की। आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन के अंदर अपन लोग देखते हैं सबसे पहले एक्चुअली अलग अलग नाम थे मतलब आर्मी के, तो वो इसके अपन सबसे पहले देखेंगे हश्म कल्ब। हश्म कल्ब का मतलब होता था केंद्रीय सेना, सेंट्रल आर्मी। तो हश्म ए कल्ब,
हश्म ए अतराफ, तीसरा है सवार ए कल्ब। जैसा कि अपने कई बार बात हो गई है, इन नामों को याद करने का एक ही तरीका है, बार बार बोलो। आप जोर जोर से इसको जितना बोलोगे, थोड़ा सा लाउड, बिल्कुल चिल्ला के भी नहीं, पर जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ वैसे आप बोलोगे तो आपकी टंग, आपकी जो है ना जबान है, वो इनकी फैमिलियर हो जाएगी। फिर आपको ये नाम इतने अजीब से लगेंगे नहीं, वरना अब आपको अजीब से लग रहे होंगे। क्योंकि जब मैंने पहली बार मैंने भी ये हिस्ट्री पढ़ी थी तो मुझे भी ये नाम बहुत अजीब से लगे थे। मुझे ऐसा लगता था कहाँ इंडिया का इतिहास पढ़ रहे हैं या कोई पता नहीं अरब कंट्री का इतिहास पढ़ रहे हैं। 4th नंबर है खास है खेल। ठीक है, तो इसका हश्म कल्ब का मतलब होता था केंद्रीय सेना, हश्म अतराफ का मतलब होता था, ठीक है, आपके प्रांतीय सेना, सवार कल्ब का मतलब होता था घुड़सवार सेना। इसके पूछने की संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि इसमें आ गया सवार, ठीक है, घुड़सवार, तो सवार कल्ब ये होती थी घुड़सवार सेना। खास एक खेल, तो उस जमाने के अंदर जो आर्मी होती थी, सबसे जो है ना सबसे स्ट्रॉन्ग जो सोल्जर होते थे, उनको खास एक खेल में सब है ना वो है ना ज्वाइन करवाते थे कि सब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सुल्तान की सिक्योरिटी। तो अच्छा, सुल्तान की सिक्योरिटी के अंदर तो खास खास लोगों को जो है वो सब रिक्रूट करो। ये खास खेल तो यही है सबसे मेन। यदि सुल्तान को कुछ हो गया तो फिर बाकी वाली बातें धरी की धरी रह जाएगी। तो खास ये खेल, एक और आदमी है, ये चार तो सब सेनाएं होगी, तो ये होती थी अंगरक्षक सेना, बॉडीगार्ड्स, और एक होता था सर जानदार, सर है ना जानदार या जंदार, कि ऐसा व्यक्ति जिसमें सबसे ज्यादा जान होती थी, मतलब हिम्मत भरा होता था, उसको खास एक खेल का सर अपॉइंट करते थे, मतलब अंगरक्षक सेना का प्रमुख, अंगरक्षक सेना का प्रमुख। तो ये अपने को कुछ याद करने हैं, उसमें भी विशेष करके आप तो ये ऊपर वाले दो याद कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें सवार कल्प पूछने की संभावनाएं कम है। खास एक खेल इंसान को याद रहता ही रहता है, फिर भी ऐसा सारा याद करो ज्यादा अच्छा है, बेटर है। तो ये आप एक बार देख लेंगे। सैन्य प्रशासन, हश्म कल्ब केंद्रीय सेना, सेंट्रल आर्मी, हश्म अतराफ प्रांतीय सेना, प्रोविंशियल आर्मी, सवार एक कल्ब घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, खास एक खेल अंगरक्षक सेना, और सर जानदार, ठीक है, वो है अंगरक्षकों का प्रमुख, अंगरक्षकों का प्रमुख, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा जान है वही खास एक खेल का प्रमुख बनेगा। अब एक बात जो आप लोगों को पहले से पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया, अलाउद्दीन खिलजी ने नियमित सेना का गठन किया था। ये अपने पहले लिखा हुआ है, जब हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार पढ़े थे उस समय लिखा था। फिर उसके बाद में वापस नीचे एक लाइन लिखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दशमलव पद्धति पर सेना का गठन किया। मोहम्मद बिन तुगलक formed army on decimal numeral system, decimal numeral डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम। अब आप कहोगे दशमलव पद्धति पर कैसे, तो पहले एक्चुअली आर्मी सही नहीं थी। देखो ये तो मानना पड़ेगा मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल के सबसे इंटेलिजेंट शासकों में एक था। इसने कहा एक्चुअली आर्मी को कंट्रोल करने का तरीका अपने को चेंज करना पड़ेगा। इससे पहले केवल एक भीड़ की भीड़ है, एक आदमी है, सब उसके अंडर में कुछ है ना सैनिक है, वो सब उनको सबको कंट्रोल कर रहा है। इसने कहा ऐसे नहीं, आर्मी बिल्कुल सिस्टमेटिक होनी चाहिए। इसलिए अपन ऐसा करेंगे, 10 सैनिक या सवार रखेंगे, उसके ऊपर उसका एक हेड रखेंगे, ठीक है, ताकि वो उनके साथ डील करेगा। तो ये दशमलव पद्धति आप देख लो कि दशमलव पद्धति पर आधारित सैन्य है ना सोपान, कि ये सब हायरार्की कैसे होती है थी। 10 सवार है, उसके ऊपर होता था एक सरे नौबत, सरे नौबत या फिर सरे खेल, सरे खेल। नौबत खाने का मतलब होता है एक बड़ा सा, वो पहले अपन एक्चुअली उसके लिए प्रॉपर तो क्या नगाड़े से बड़ा एक पूरा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको बोलते थे नौबत, ठीक है। तो ये एक्चुअली सारे नौबत जो होता था, इसके पास में एक्चुअली इसके गले में एक टंगा हुआ होता था छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, तो उसको बजाता था। जो जोर जोर से सैनिक उसकी तरफ देखते थे, हाँ सर क्या, तो फिर ये अपना ऑर्डर देता था सैनिकों को, क्योंकि युद्ध के मैदान में उस जमाने में सुनकर लोगों को बताना थोड़ा सा मुश्किल होता था। इसलिए ये जो है उस जमाने में युद्ध की एक अलग लैंग्वेज होती थी कि अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, इनका सबका अलग मीनिंग है। आपने ऐसा वाला म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुना, इसका मतलब ये एक अपने आप में सांकेतिक भाषा थी। या फिर ध्वज दिखाते थे, ऐसे ऐसे आप ना झंडे दिखा दिए, इसका मतलब आपको आगे बढ़ना है या फिर लेफ्ट में बढ़ना है, राइट में बढ़ना है, सब कुछ ही। तो अगर सर नौबत, तो 10 जो सवार के ऊपर होता था एक सर नौबत, 10 सर नौबत के ऊपर होता था एक सिपह सलार,
एक क्या होता था, सिपह सलार। 10 सिपह सलार के ऊपर होता था एक अमीर, 10 अमीरों के ऊपर होता था एक मलिक, और एक मलिक के ऊपर होता था, अरे सॉरी, 10 मलिकों के ऊपर होता था एक खान, और खान रिपोर्ट करता था डायरेक्ट सुल्तान से। डायरेक्ट किससे करता था, सुल्तान। तो सुल्तान जो होता था वो डायरेक्ट सैनिकों से कांटेक्ट नहीं करता था। सुल्तान जो बड़े बड़े इश्यू होता था उसमें केवल खान और मलिक इनकी प्रेजेंस में ही बातें करता था। फिर कभी कभार ऐसे कुछ सामान्य बातें होती थी तो ये खान, मलिक और अमीर होते थे जरूर, मतलब वहां वहां पे। पर ऑफिशियली सुल्तान, भले ये लोग सुन रहे होते थे, साथ ही साथ ऑफिशियली सुल्तान अपना ऑर्डर देता था खान को, और खान हाथों हाथ इनको सब अमीरों की तरफ देख के कहता, अरे सॉरी, मलिक की तरफ देख के कहता, समझ में आ गया? मलिक कहता बिल्कुल सर, कॉपी। ये वापस मलिक जो है सब अमीरों को मतलब वापस ऑर्डर देते थे, चूंकि सब सुन तो रही थे तो वो फिर भी कहना, समझ में आ गया सर, कॉपी। अब अमीर जो है वो सब अपने सिपह सलारों को बुलाते, एक अमीर के नीचे कितने होते थे, 10 सब है ना, 10 सिपह सलार। वो आते, अमीर 10 सिपह सलारों को ऑर्डर देता, और वो है ना सिपह सलार जाके सर नौबत को ऑर्डर देता, और सर नौबत जो है वो सैनिकों को ऑर्डर देता। तो ये इस प्रकार के एक सोपान है, हायरार्की है। इसी को बोलते हैं 10 मल्ल पद्धति या 10 मल्ल प्रणाली। तो इसमें ये पूरा एक बार आप देख लेना, क्योंकि लास्ट वाले तो याद ही रहते हैं। खान, खान के ऊपर मलिक, और मलिक के ऊपर जो है वो अमीर। तो और बाकी सबसे नीचे जो होते थे वो तो सवार होते ही थे। आप तो यही बस याद रखना कि 10 मल्ल पद्धति पर सेना का गठन जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। हथियार होते थे कुछ ये, इसमें से आप में से जो भी किसान परिवारों से आते हैं उनके तो ये जो सब है ना हथियार बिल्कुल प्रयोग भी किए हुए होंगे। मंगलिक तो नहीं, मंगलिक तो बड़ी बड़े इंस्ट्रूमेंट होते थे, तो है ना हथियार, वेपन्स जो है मंगलिक, गुलेल और अर्राट। मंगलिक, गुलेल, अर्राट और गोफन। पे जो भी किसान किसान परिवार से आता है उसके गुलेल का प्रयोग किया हुआ होता है। गुलेल तो आपको पता है वी शेप के अंदर, अब तो मैं भी तब भूल गया कि सब वी शेप के अंदर एक कोई सी भी लकड़ी होती है, नीचे भी स्टोन होता है, यहाँ पे एक्चुअली चमड़े का एक पूरा पूरा बेल्ट बांधते हैं, फिर उसको पीछे की तरफ खींच के उसके अंदर कंचा या कोई भी पत्थर लेके लोग जो है वो टारगेट करते हैं, तो वो लगता है। तो गुलेल अच्छा हथियार है, बहुत ही छोटा सा हथियार है। तो पहले के जमाने में युद्ध के मैदान के अंदर भी गुलेलों का प्रयोग होता था, वो मतलब इसलिए कि गुलेल के अंदर जो यूज होता था पत्थर वो इतना छोटा होता था, किसी को ऐसे अनुमान लगता ही नहीं था पत्थर आया किसी से, तब किस साइड से। हालांकि वैसे चोट वोट लगती थी तब उनको पता लगता था इस साइड से आया है। तो कोई गुलेल के हथियार से आगे वाला मरता नहीं था, पर कम से कम घायल तो होता ही था। तो उस जमाने के अंदर यही पर्पज ज्यादा रहता था कि दुश्मनों को घायल करो, मारना नहीं है, घायल करो, ताकि ज्यादा अच्छा रहता है। गोफन क्या ही होता है, वो तो आपको पता ही है कि है ना चमड़े का एक लंबा सा बेल्ट होता है, उसके बीच में से एक जगह थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो वहां पे आप मतलब है ना पत्थर डाल के और इसको ऐसे राउंड 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 घुमा के आराम से फेंक दो कहीं पर भी दूर। आजकल तो ये वाला टैलेंट जो है वो गांवों में सब कम होता जा रहा है, वरना पहले खूब ज्यादा टैलेंट था। अब केवल किसान इसका प्रयोग करते हैं। किसान जो होता है, खेत लंबा चौड़ा होता है तो बार बार चिड़िया उड़ाने के लिए कहाँ कहाँ जाए, तो इसलिए किसान जो है वो सब है ना खेत के अंदर चिड़ियों है ना चिड़ियाओं को सब उड़ाने के लिए जो है वो गोफन का प्रयोग अभी भी करते हैं। अर्राट और मंगलिक जो है वो पत्थर फेंकने की बड़ी बड़ी मशीनें होती थी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मूवीज के अंदर, वॉर मूवीज के सब है ना दीवारों को गिराने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं। जैसे बाहुबली मूवी के अंदर वो जो बल्लाल देव, सॉरी बल्लाल देव नहीं, बाहुबली खुद, वो सब एक प्रकार का एक है ना मशीन होती है, उसके अंदर एक उसके पूरे पूरे एक पार्ट को नीचे खींच के पूरा टाइट बांध के उसके अंदर बड़ा सा पत्थर रख के फिर एकदम से उसको सब वो जो तलवार से काटते हैं तो एकदम से ऊपर आता है, उसके अंदर वाला पत्थर वो स्पीड से जाता है आगे, दीवारों से टकराता है और आगे वाली दीवार तहस नहस होती है। या फिर युद्ध के मैदान में भी बारूद के गोले वगैरह फेंकने के लिए इनका प्रयोग होता था। हालांकि इस समय बारूद का प्रयोग नहीं हुआ था, होता भी नहीं था, केवल पत्थर फेंकते थे। तो मंगलिक, गुलेल, अर्राट और गोफन ये जो है वो हथियार हुआ करते थे पत्थर फेंकने के। उसमें भी आप देखो ये गुलेल और गोफन हम लोग लिखवाते नहीं है कई बार, क्योंकि गुलेल और गोफन का सवाल वो लोग बहुत कम देते हैं। वो भी इतने कलाकार होते हैं कि जब भी हथियारों का प्रश्न आता है ना तो वो ऐसे ही देते हैं। मंगलिक के सब सल्तनत काल के अंदर मंगलिक और अर्राट होते थे, तो आदमी को पता नहीं क्यों क्यों साथ में ये भी दे दे मंगलिक सब कॉमा अर्राट कॉमा गुलेल, तब अच्छा गुलेल मतलब पत्थर फेंकने का ये तो इक्विपमेंट है, कोई मशीन है। तो आप लोग ध्यान रखना मंगलिक और अर्राट। तो अर्राट का नाम तो पड़ा ही ऐसे था कि जब उसको खींचते थे ना नीचे की तरफ तो सब उसके अंदर से अर्राट की आवाज आती थी, तो इस कारण से लोग इसको अर्राट बोलने लग गए थे। तो ये जो बड़ी बड़ी मशीनें और बाकी वाले ये जो है छोटे छोटे जो है सब मशीनें वो है पूरी की पूरी।
उसके अलावा अपन बात करते हैं न्याय प्रशासन कि जुडिशियल सिस्टम कैसा था उस जमाने के अंदर, जुडिशरी कैसी थी। तो जुडिशरी बहुत सिंपल है, जुडिशरी सिंपल कुछ है भी नहीं, कुछ फैक्ट्स इसमें याद करने पड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था, चीफ जस्टिस मतलब मेन, जिसके पास अपने पहले देखा है कि सुल्तान के पास है ना, सब सुल्तान निरंकुश है, सुल्तान को रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सुल्तान ये कोई मतलब यहाँ पे हमेशा ही कोई ऐसे न्याय के कार्य करता नहीं था, कभी कभार करता था, वो हो गया सुल्तान। सुल्तान के नीचे वैसे आता था काजी, तो हालांकि न्याय विभाग का प्रमुख काजी ही होता था, वैसे काजी ही देखता था, सुल्तान तो कभी कभार इंटरफेयर करता था, कोई बड़े बड़े मामले होते थे तो, वरना नहीं। तो ये बहुत ही इजी है, आप लोग अपन लोग मूवीज में सुनते ही है, अपने कल ही बात हुई थी लास्ट क्लास में कि है ना काजी साहब आ गए, काजी साहब की थोड़ी इज्जत होती है, ठीक है, तो मतलब है ना काजी साहब इज्जतदार होते हैं समाज के अंदर ज्यादा। अरे जज साहब है, मतलब आज भी जैसे जज होते हैं उनकी इज्जत होती है थोड़ी, तो है ना प्रधान न्यायाधीश जो होता था वो होता था काजी। न्याय विभाग का प्रमुख भी काजी है, ये न्याय विभाग कैसे कैसे फंक्शन करेगा वो काजी ही देखता था, क्योंकि सुल्तान हर जगह इंटरफेयर कर नहीं सकता। अब काजी किसकी सहायता से न्याय करते थे, क्योंकि काजियों को न्याय का तो नॉलेज होता था पूरा का पूरा, लेकिन एक ही समय में एक व्यक्ति दोनों ही पक्षों को निष्पक्षतापूर्ण से सुन नहीं सकता। मतलब उसने सब जैसे किसी एक आदमी का पक्ष सब है ना सुना, तो काजी का दिमाग उसकी तरफ जाएगा, हाँ यार इसकी बात सही है। जैसे वो सेकंड वाले की बात सुनेगा, काजी लगेगा सब इसकी भी बात सही है। फिर काजी कहीं न कहीं बायस्ड हो जाता है, और फिर एक ही व्यक्ति दोनों पक्षों को बिल्कुल सही तरीके से है ना सब उनको जस्टिस दिलाना सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए काजी अपनी सहायता के लिए मुफ्ती रखता था। जैसे आजकल सब कोर्ट होते हैं उसके अंदर वकील होते हैं, कि दोनों पक्ष होते हैं, उन दोनों पक्षों की दलीलें जो सो मतलब वो है ना सब है ना वकील करते हैं। हालांकि मुफ्ती ये जो धार्मिक होते थे, आजकल के वकील तो प्रोफेशनल है, लेकिन फिर भी मुफ्ती जो होते थे वो काजी की सहायता करते थे, और एक एक पॉइंट की तरफ काजी की नजर को पहुंचाते थे। सब काजी कहीं जैसे किसी पॉइंट को मिस कर गया, तो वो मुफ्ती हाथ खड़ा करता कहता सर ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक डायमेंशन है। तब काजी कहता हाँ ये भी तेरी बात सही है, इसको भी नोटिस किया जाए। अब उस जमाने में वो लिखते विकते नहीं थे, लेकिन जो भी दिमाग में याद रखते थे। तो काजी के जो सहायक होते थे उनको बोलते थे मुफ्ती, उनको क्या बोलते थे, मुफ्ती। उसके बाद में अपने को पता है अभी तो आप लोग ठीक है पॉलिटी भी पढ़ोगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ोगे, ठीक है क्राइम वाला भी वो मतलब वो भी मतलब है ना सब कुछ पढ़ोगे। तो कोर्ट न्यायालय जो होता है वहां पे दो दो प्रकार के मामले होते हैं, एक तो मतलब फौजदारी मामले, ठीक है, और मतलब सेकंड नंबर होता है दीवानी मामले। जहां पर पैसों के लेन देन की बातें आती है वो तो होते हैं दीवानी मामले, और जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सब बात आती है उसको बोलते हैं मतलब फौजदारी मामले। जैसे आप कहीं इधर से उधर कहीं ट्रेवल कर रहे हो और किसी ने आके क्या आपके थप्पड़ वप्पड़ मार दी, ये फिर फौजदारी मामला है। अब आप जब पुलिस थाने में जाओगे तो पुलिस आप मतलब सब एफआईआर लिखेगी, उसके बाद में जो पुलिस है या सरकार है वो आपकी तरफ से अपना कार्य करेगी, आपको ज्यादा वो है ना ज्यादा वो सब दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो न्यायालय दो प्रकार के होते थे, फौजदारी और दीवानी होते थे, आज भी होते हैं। तो उस जमाने में फौजदारी जो मामले होते थे उसमें तो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए समान कानून थे, दोनों के लिए इक्वल, ठीक है। दीवानी सब है ना दीवानी मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए अलग अलग कानून थे, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जुर्माने वगैरह थोड़े ज्यादा थे, तो ये ध्यान रखना सिंपली। सब हिंदुओं के ऊपर जैसे टैक्सेशन भी अलग था, कि हिंदुओं को सब है ना हिंदुओं को कृषि ऋण ज्यादा देना पड़ता था, मुसलमानों को कम देना पड़ता था। तो ये थे कुछ है ना बातें, तो अपन देखते हैं। फौजदारी मामलों में हिंदुओं व मुसलमानों हेतु समान कानून होता था। There were equal law in criminal matters for Hindu and Muslims, but there were separate laws for Hindus and Muslim in civil matters. लेकिन दीवानी मामलों में हिंदुओं व मुसलमानों हेतु अलग अलग कानून थे। ये तो सिंपल सी बात है भाई, आर्थिक रूप से दोनों के ऊपर अलग अलग है, आर्थिक रूप से अलग अलग है। गांवों में पंडित एवं काजी न्याय का कार्य करते थे। पंडित एंड काजी यूज्ड टू डू जस्टिस इन द विलेजेस, क्योंकि काजी साहब की पहुंच सब जगह थी नहीं, इसलिए जो भी छोटे छोटे गांव वगैरह है, छोटे गांव या कस्बे, वहां पे जो है वो न्याय का कार्य पंडित करते थे। तो हर गांव के अंदर पंडित होता था या फिर पंडितों का एक समूह होता था। तो सब जैसे हिंदुओं का साहब मतलब वो कोई मैटर है तो वो सब पंडित जी निपटाते थे अपने लेवल के ऊपर, और यदि मुसलमानों का मैटर है तो उसको फिर है ना वो सब काजी साहब भी निपटाते थे। तो ये हो गए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कानून के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ।
तो इसमें आप देखना सबसे पहला है कुरान। तो कुरान के बारे में आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि इस्लाम के अंदर जो पवित्र पुस्तक है वो है कुरान। और जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो कहते हैं कि कहते क्या हकीकत, तो वो उनका फेथ है कि साहब कुरान के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सही है। तो सबसे मेन तो जो कानून का सोर्स है इस्लाम के अंदर वो है कुरान, सबसे पहली बात। पर क्या कई बार इतने प्रकार के मैटर होते हैं कि सारी सारी जानकारी कुरान के अंदर मिलती नहीं है कभी कभार। तो सेकंड नंबर है हदीस, या इसको हदीत भी बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में एक्चुअली हदीत ही बोलते हैं, हिंदी में इसको हदीस लिखते हैं, कुछ लोग इसको हदीत भी लिखते हैं। हदीत मोहम्मद साहब की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं, कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में क्या क्या शिक्षाएं दी है, और यदि उनके जीवन में यदि ऐसा कोई इंसिडेंट, ऐसा कोई केस यदि उनके पास आया तो फिर उनका डिसीजन क्या था। तो सबसे पहले तो वो जो प्रायोरिटी देंगे वो तो बिल्कुल कुरान को ही देंगे। पर कोई ऐसा मैटर हो गया जो सब कुरान में स्पष्ट उसका उल्लेख नहीं है, तो मोहम्मद साहब ने इस बारे में क्या क्या कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोहम्मद साहब प्रॉफिट है। या उनके कार्यकाल में कभी ऐसा कोई केस आया तो फिर उनका फैसला क्या था, उसी को आधार बना के जो है वो फैसला दिया जाएगा, निर्णय किया जाएगा। अब कोई मैटर ऐसा हो गया जिसके अंदर साहब इसके हदीस के अंदर भी नहीं है, तो फिर जो सब थर्ड नंबर है इज्मा। सब इज्मा का मतलब होता है धार्मिक व्याख्याकारों की शिक्षाएं, कि कोई धार्मिक व्याख्याकार है जो जितना पुराना है, जो जो सब जितना है ना साहब वो जो प्रसिद्ध है, उसने यदि ऐसे मामले के अंदर क्या क्या साहब है ना वो जो अपने वर्डिक्ट दिए थे, अपने निर्णय दिए थे, तो उसके आधार पर अभी भी निर्णय लिया जाएगा। तो वो है सब इज्मा। तो कानून के सोर्सेज चार है, पहला आपका हो गया कुरान, सेकंड नंबर जो है हदीथ या हदीस, थर्ड नंबर है इज्मा। इज्मा का मतलब है कि सब मोहम्मद साहब के अतिरिक्त जितने भी धार्मिक व्याख्याकार हुए हैं उनकी शिक्षाएं कई कई बोलती है। फोर्थ नंबर है कयास, ठीक है। कयास का मतलब होता है लॉजिक, तर्क। इसमें शक्ति जो है वो उनके सब उनके पास होती थी, काजी साहब के पास में, कि भाई आपको कहीं से कुछ भी नहीं, वो जो नहीं मिल रहा है तो आप अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करो और उसके आधार पर जो है वो डिसीजन दो। तो कई बार इंसान को तर्क भी लगाना पड़ता है। तो कई सारे एग्जाम्पल है, मैं हमेशा ही ऑफलाइन क्लासेस के अंदर देता हूँ। जैसे एक तो हमारे गाँव के अंदर सब है ना, अरे देखो ये गांव की वो गांव वाली बात तो बाद में बताऊंगा। पुलिस आज भी कंफ्यूज रहती है कई कई मामलों में, पुलिस और वकील दोनों ही, कि साहब क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद में अब उनको सब है ना समझ में नहीं आता कि कौन कौन सी यहाँ पे धाराएं लगेगी। तो उनको लगता है इसमें है भी सही, इसमें नहीं भी है, फिर वो मामला कहीं न कहीं कोर्ट में सब फंसता ही है। तो वो तो मैं बताऊंगा, हमारे गांव के अंदर एक लड़का था और वो शुरू से बचपन से ऐसा ही था कि उसकी वो सब हर किसी से है ना वो सब लड़ाई झगड़े करते थे, सब करता था, और लड़ाई झगड़े करने के बाद में उसे काटने की आदत थी। तो बचपन में तो बहुत सारे बच्चे काटते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई ज्यादा काटते हैं, कोई मतलब कम काटते हैं, वो तो बहुत भयंकर काटता था। इसलिए मैं और मेरा ग्रुप तो उसे यूं एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के ही है ना सब है ना रखते थे, क्योंकि किसी ने हमें कहा कि यार बहुत ये जिससे जो काटता है बुरे तरीके से काटता है, मतलब एक बार दांत यूं कहीं पे एक बार चिपका दिए ना तो फिर उसका जबड़ा खुलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से। तो एक बार बस से आ रहा था, बस से आ रहा था और कोई सीट की बात को लेकर इसके पास में जो भी लड़का बैठा था, दोनों के बीच में जो है सब थोड़ी बहस हो गई। तो आगे वाले लड़के ने इसको ऐसे अंगुली दिखाई और कहा चुप हो जा। तो ये उसके पास में बैठा था, दोनों सीट पे बैठे बैठे आपस में लड़ रहे थे। उसने कहा चुप हो जा, इसने कहा तू भी चुप हो जा। ऐसे करते बात बढ़ी, उसको पता नहीं था ये है ना ये भेड़िया परिवार जाता है। उसने सब जैसे ऐसे अंगुली की चुप हो जा, उसने फटाक से मुंह को यहां से अंगुली को आप मानोगे नहीं मुंह में पकड़ लिया। तो उसने छुड़वाने का प्रयास किया, पर साहब वो जोड़ फेविकॉल का जोड़ था, उसने इतनी मजबूत पकड़ बना दी इस एक जो है ना सब वो जो अंगुली के ऊपर और अंगुली के पीछे वाले इलाके के ऊपर, कि वो दूसरा आदमी क्या था, वो भी लड़का ही था, उसके एज का ही था। वो भयंकर रोए चुप और जोर जोर से चिल्लाए। तो वो बस वाले ने बस रोकी, सवारियां उठी, उसको पहले कहा छोड़ दे, वो बस अब छोड़े ही नहीं। तो वो बस की सवारियों ने उसके मुंह के ऊपर दोनों साइड से मुक्के मारे, तो कौन से 3 4 5 एक मुक्के मारे, तब जाके उसकी गिरफ्त थोड़ी सी यूं लूज हुई। तो उस आदमी ने अपना हाथ निकाला बाहर, तो उसके हाथ की स्थिति देख के पूरी सवारियां हतप्रभ रह गई एकदम से। वो यूं देखने लग गई हाथ को, क्या ऐसे कोई काटता है क्या भाई, ऐसे अपन ने देखा है काटता हुआ, कई बार नाक वो दांत चुभ जाते हैं। उसने इस यहाँ की पूरी स्किन को ही डैमेज कर दिया था। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, वहीं से हाथों हाथ वो किसी ने कहा भाई रोक हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो पागल है। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उसको देखते ही कहा यार कौन से जानवर ने काटा है। तो वो जो है ना लेके गए थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था,
उन्होंने कहा सर आग मतलब आदमी, अरे सॉरी जानवर ने नहीं, आदमी ने काटा है। डॉक्टर ने कहा आदमी ने काटा, इम्पॉसिबल। तो वो सवारियों का सर हम साथ में थे, हमारा तो गांव का है, हम तो जानते हैं इसको भी उसको भी, उसने काटा है सर। पुलिस ने कहा कि यार है तो काटा ही है, पर ये अपने आप में एक क्राइम है, ऐसे भेड़िए काटते हैं, इंसान नहीं। और यदि ऐसा है तो बिल्कुल हम लोग ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं इसके फोटो वोटो खींच के, लेकिन वो सब पुलिस इसके अंदर तो एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि वो पुलिस ने कहा कि यहाँ से स्किन तो पूरी डैमेज हो गई, और अंगुली के अंदर यहाँ छोटे मोटे तो है ना, दो या तीन तो बड़े फ्रैक्चर थे, और बाकी हेयर लाइनर फ्रैक्चर तो खूब ही थे। मतलब आप ऐसा मान लो अंगुली को किसी चट्टान के ऊपर रख के ऊपर हथौड़े से पीटा गया हो ना, ऐसे अंगुली की हालत खराब हो गई। और वो डॉक्टर ने जिद पकड़ ली इसमें तो एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस वाला आए, पुलिस वाले बच्चे, पुलिस वाले के सर काटा है यार, बच्चे हैं आपस में लड़ लिए होंगे। डॉक्टर ने कहा लड़ लिए होंगे क्या, ऐसे कोई काटता है क्या, एफआईआर दर्ज करो। तो पुलिस को समझ में नहीं आया धाराएं कौन सी लगाए। तो वो पुलिस ने कहा ठीक है सर हम एफआईआर तो दर्ज कर देते हैं, धारा वाला है ना कॉलम अभी छोड़ते हैं और सुबह वकीलों से एडवाइस लेके फिर कहेंगे। तो ये किस्सा हमारे पूरे इलाके में प्रसिद्ध हुआ था बहुत ज्यादा, कि पुलिस को समझ में नहीं आ रही धारा कौन सी लगाए। फाइनली वकीलों ने पुलिस ने मिलकर उसके ऊपर अलग कोई धारा वारा लगाई, उसको पता नहीं केस वेस चल रहा, और फिर उसको पता नहीं क्या हुआ। वो तो मुझे तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपने इतनी सारी धाराएं बना दी लेकिन फिर भी पुलिस को या किसी को समझ में नहीं आएगा अब यार इसमें धारा कौन सी लगाए, काटा तो इतने बुरे तरीके से पर है केवल काटा ही है। तो अगर तो सब ऐसे के अंदर वो जो है वो कयास का वो है ना, वो मतलब वो सब प्रयोग करते थे। तो ऐसा हालांकि इससे तो खूब ही है, पर आज के लिए एक बहुत है, रहने देते हैं, ठीक है। तो ये होते थे। तो कानून के स्रोत कुरान, हदीस या हदीत, इज्मा और कयास, काजी द्वारा अनुमानित सजा, तर्कपूर्ण विवेक है ना, लॉजिक। तो सोर्स ऑफ लॉ कुरान होली बुक है, हदीत जो टीचिंग ऑफ मोहम्मद साहब है, इज्मा टीचिंग ऑफ रिलीजियस एक्सपर्ट, कयास एस्टिमेटेड पनिशमेंट बाय काजी, ठीक है, ब्रैकेट में कर दें अकॉर्डिंग टू लॉजिक, लॉजिक के अनुसार क्या क्या सजा बनती है। फिर एक और कानून होता था, एक्चुअली जो स्थानीय कानून होते थे उनको कहते थे देश का कानून, ये भी ध्यान रखना। लोकल लॉ जो है आपके उनको बोलते थे देश का कानून। ये तो अभी क्या है कि अपने यहाँ पे थोड़ा सा जो है दूरियां मतलब है ना, थोड़ी क्या बोलते हैं सब है ना नजदीकियों में तब्दील हो गई है, क्योंकि अब थोड़े अपने पास साधन वाधन हो गए, वरना पहले हर किसी पर्टिकुलर रीजन का जो है वो अपना खुद का ये कानून होता था कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा करते हैं। जैसे अभी राजस्थान के अंदर आप देख लो लोग थोड़े से बहुत ज्यादा वैसे हो गए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, वरना पहले गाँवों के अंदर जो गाँवों के लोग ही पंचायतें करते थे, और वो कहीं न कहीं भले अच्छा भी था बुरा भी था, दोनों ही पक्ष थे उसके, पर उसका फायदा भी होता था कि दो कोई आपस में भाई झगड़ लिए तो गांव के 5 या 7 8 जो भी है अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे जिनको बोलते थे पंच। तो सब पंचों को बुला के लेके आए, पंच बैठे। अब एक्चुअली पंचों को क्या होता है पूरे गांव का मामले मतलब सब उनको मतलब ऑलरेडी पहले से पता ही होते थे कि भाई ये भाई है यार, इन भाइयों के अंदर ऐसा ऐसा इश्यू चल रहा है। उनको ये भी पता होता था इसमें से कौन सा भाई है ना बदमाश है, कौन सा मतलब है ना सीधा है। तो वो तो पंचायती वैसे ही एक मतलब फॉर्मेलिटी के रूप में सुनते थे, और सुनने के बाद में वहीं पर उसका निपटारा करते थे, और इससे लोगों का समय भी बचता था, पैसा भी है ना साहब वो जो है ना बचता था। लेकिन धीरे धीरे पंचों का ईमान भी कहीं न कहीं गड़बड़ाने लगा, तो सब लोग जो है वो है ना पुलिस के पास में चले गए। अब वो मामले कभी साहब है ना सुलझते ही नहीं है। आप एक बार कोर्ट में चले गए फिर कोर्ट में गए। तो ये जो होते थे वो सब कानून मतलब है ना, ये जो स्थानीय कानून होते थे उनके लिए एक टर्म है, उसको बोलते हैं देश का कानून, कि ये इस देश का अलग कानून है, इस देश का अलग कानून है, उस देश का क्या है अलग कानून है। जैसे अपने यहाँ पे तो आप देख लो राजस्थान के अंदर पहले कल्चर ऐसा था कि लोग कई बार तो मर्डर की सजा भी माफ करते थे, कि साहब कोई है ना मर्डर भी हो गया और उसके बाद पंच वंच इकट्ठा होते, पंच वंच पूरी सुनवाई करते, सुनवाई करने के बाद में कहते कि देख भाई ये जो मर्डर कोई इंटेंशनली हुआ नहीं है, एक्चुअली इनके बीच में झगड़ा हुआ और इसने इसके एक है ना सिर के अंदर सब ना वो सब एक कोई डंडे की या फिर लकड़ी की मारी, और वो कोई गलत जगह पे लग गई, इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। तो यदि तुम कहो तो इसको माफ कर दें, और हाँ सजा के तौर पे बिल्कुल ये है ना तुम्हारा साहब है ना तुमसे सॉरी बोलेगा, तुम्हारे पैर भी पकड़ेगा, प्लस 2 या 4 बोरी अनाज जो है वो भी कबूतरों के लिए डालेगा। पहले हर गांव के बीच में एक है ना कबूतरों का दाना डालने का स्थान होता था, अभी भी होता है, लेकिन अब वो सारे सारे वीरान हो गए हैं, ना तो वहां पे कहीं पे दाना जाता है, ना कोई वहां पे पानी वानी रखता है, इसलिए बेचारे कबूतरों की हालतें खराब है। कुछ गाँवों में तो अभी भी अच्छी है, कुछ गाँवों में खराब हो गई है। तो पहले इस प्रकार की सजा होती थी, तो आगे वाला दिल मतलब व्यक्ति भी दिल बड़ा करता है, चलो मरने दो, जो भी हुआ सो तो हुआ। तो अपने हाथ वैसे होते थे। तो ये देश का कानून था राजस्थान के।
पर आप अफगानिस्तान साइड में जाओ तो वहां पे ऐसा नहीं है। वहां तो आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और जीवन के बदले जीवन, ठीक है, मौत के बदले मौत। सिंपल सा था। तो ये थे देश के कानून। ये क्या थे? देश के कानून। तो स्थानीय जो लॉ होते हैं उनको बोलते हैं देश का कानून। देश का कानून तो रीजनल लॉ, स्थानीय कानूनों को देश का कानून कहते थे। तो इसी के साथ ये जो है न्यायिक वाला ये भी आपके समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम। आगे क्या पढ़ेंगे अपन? रेवेन्यू सिस्टम। तो रेवेन्यू सिस्टम के अंदर तो आप सबसे पहले अनुमान लगाओ कि सब रेवेन्यू का सबसे प्रमुख सोर्स क्या होगा। तो आप लोगों को खुद को ही पता है, वो होगा लैंड रेवेन्यू टैक्स, ठीक है। तो अपने सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे कि है ना, राजस्व का प्रमुख स्रोत भू राजस्व कर था। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज लैंड रेवेन्यू टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स। उसके बाद में रेवेन्यू कलेक्ट करने का सबसे प्रसिद्ध जो तरीका था उसका नाम था बटाई। उसका नाम क्या था? बटाई। यहाँ पे अपने देखा राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम के सल्तनत काल के अंदर रेवेन्यू सिस्टम कैसा था। तो राजस्व का प्रमुख स्रोत भू राजस्व कर था, भू राजस्व कर था। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज लैंड रेवेन्यू टैक्स। फिर अपन देखेंगे राजस्व वसूलने की प्रसिद्ध पद्धति बटाई थी, बटाई। द मेन मेथड टू कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स वाज बटाई। ये एक्चुअली रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक जो प्रोसेस, एक जो मेथड है उसका नाम था बटाई। बटाई का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करके लेना। ये मतलब है ना, सिंपल सा वर्ड है। बांटना से बटाई बना है और बांटना को अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइड करना। कि आदमी का खेत है, इसके अंदर जितनी भी फसल हुई है उसमें से जो है वो 1/3 सब बांट के अलग कर लो और बस वही आपका लैंड रेवेन्यू टैक्स है। बटाई कितने प्रकार की होती थी तो वो अपन देखते हैं। बटाई तीन है ना, 3 प्रकार की होती थी बटाई के प्रकार, टाइप्स ऑफ बटाई। खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। बहुत सिंपल है कि खेत है, खेत के अंदर खड़ी फसल है, उसमें से बांट के रेवेन्यू अलग करना उसको बोलते थे खेत बटाई। अब वहां पे पटवारी या चौधरी पहुंचा उससे पहले किसान ने जो सब है ना खड़ी फसल को काट लिया, तो काटी हुई फसल का जो ढेर पड़ा है पूरा का पूरा, उसमें से सब छांट के या फिर सब बांट के अलग लेना उसको बोलते थे लंक बटाई। और कुछ किसान होते थे जिनके फसल पहले की बोई होती थी, तो सब उन्होंने तो खड़ी फसल को काट भी दिया उसको, ठीक है, सब है ना, वो सब फसल को काट भी दिया, साफ करके अनाज सब है ना निकाल भी दिया। तो जो अनाज साफ किए हुए अनाज में से रेवेन्यू बांट कर अलग करना उसको बोलते थे रास बटाई। बहुत सिंपल है। ये भी सारे प्री के टॉपिक ही चल रहे हैं आज, ठीक है। तो खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। आपको याद नहीं रहे तो आगे आप लोग लिख लेना कि खड़ी फसल को देखकर, काटी हुई फसल को देखकर, साफ फसल को देखकर उसको बांटना, बस यही बटाई है। हालांकि होता सब अनुमान आधारित था, ऐसे कुछ होते नहीं थे कि ये एक फसल है, खेत है, तो जो अनुमान के आधार पर 3-3 भागों में डिवाइड कर देते थे। कहते भाई 2 भाग तो किसान के और तीसरा भाग जो है वो है टैक्स, है ना, रेवेन्यू। काटी हुई फसल का ढेर पड़ा है तो उसको भी अनुमान के आधार पर कर देते भाई ये जो तीसरा भाग है वो है ना टैक्स है। साफ फसल का ढेर पड़ा है उसमें से भी तीसरा भाग निकालते थे, वो होता था रास बटाई। तो खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। इस बटाई के नाम भी थे कुछ और, क्योंकि अलग अलग जगह पे, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो एक नाम कहीं पर भी रहेगा नहीं, तो अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम भी हुआ करते थे। बटाई के अन्य प्रसिद्ध नाम, बटाई के जो है वो अन्य प्रसिद्ध नाम के, बटाई के और कौन कौन से नाम थे? तो अपन पहला जो बटाई का अन्य प्रसिद्ध नाम है उसका नाम है किस्मत गल्ला, दूसरा है गल्ला ए बख्शी और तीसरा है हासिल। तीसरा क्या है? हासिल। तो ये तो पंजाब के ऊपर वाला क्षेत्र प्लस ये जो है ना यूपी वाला क्षेत्र वगैरह है, यहाँ पे इनको सबको किस्मत गल्ला बोलते हैं। गल्ला का मतलब आपको भी पता है कलेक्शन, ठीक है। अब चूंकि ये मतलब है ना खेती बाड़ी होती थी इसलिए इसमें कभी कलेक्शन ज्यादा होता था कभी कम होता था, इसलिए इसका नाम हो गया था किस्मत गल्ला। तो आज भी अपन देखते हैं व्यापारी वर्ग या फिर दुकानदार सब है ना जितने भी होते हैं, वो जब मतलब है ना सब है ना, कोई भी आदमी जब भी सेठ जी दुकान पे जाते थे अपने बेटे से या मुनीम जी से पूछते हैं अब तक कितना गल्ला हुआ, मतलब अब तक कितना कलेक्शन हुआ।
या फिर कोई भी व्यक्ति यूं कहता है अरे उनके तो यार ओल्ड सिटी में एक्चुअली कपड़े की दुकान है और रोज का 1.5 लाख का गल्ला होता है। तो ये आपके सबके सुना हुआ होता है कि रोज का 1.5 लाख का सब कलेक्शन होता है। गल्ला है बख्शी, ये एक्चुअली पंजाब के अंदर ये वाली टर्म ज्यादा प्रसिद्ध थी कि जो भी व्यक्ति वहां पे गल्ला कलेक्ट करता था उसको वहां पे है ना मतलब वो सब बख्शी बोलते थे। तीसरा है हासिल। तीसरा क्या है? हासिल। अपने यहाँ पे राजस्थान में भी इसको हासिल ही बोलते हैं। तो पहले राजस्थान, गुजरात यहाँ पे और ये प्लस एमपी वाला थोड़ा बहुत इलाका है, वहां पे इसको हासिल ही बोलते थे, हासिल। तो लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आपके गाँव मतलब वो गांव में जमीन है क्या? तो मैं कहता हाँ बिल्कुल है। तो आप मतलब कौन करता है खेती बाड़ी? आप तो यहीं मतलब साहब यहीं पे रहते हो। तब मैं कहता हूँ हासिल पे दी हुई है। तो अपने आप इसको हासिल बोलते हैं, इसका वास्तविक नाम वैसे हासिल है, तो कहते हैं हासिल पे दी हुई है। मतलब हम लोग पहले जब भी कोई भी सब है ना फसल बोते हैं तो मैं है ना जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब है ना हम लोग देते हैं, उनसे पहले ही बात कर लेते हैं कि अभी हासिल कितना होगा, कितना कितना हिस्सा किस किस को मिलेगा, और उसके अनुसार फिर आगे जो वो प्रोसेस चलता रहता है। हासिल, वैसे तो हासिल एक बहुत ही मतलब है ना बढ़िया मूवी है। यदि आप मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं तो आप मतलब कभी भी मौका मिले तो आप हासिल मूवी देखना। बहुत अच्छी पुरानी सब है ना पुरानी मूवी है। इरफान खान और जिम्मी शेरगिल उसके अंदर है ना मध्यम वर्ग के मतलब इतने किस्से जुड़े हुए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, और मुझे इसीलिए अच्छी लगती है। यदि आपने मध्यम वर्ग को जिया है तो वो आपको अच्छी लगेगी, वरना वो आपको अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि कई सीन उसमें ऐसे हैं कि वो सब है ना जो है ना मिडिल क्लास, मिडिल में भी थोड़ा लोअर मिडिल क्लास में रहा हुआ नहीं है, तो उसको लगेगा यार इस सीन का मतलब क्या था यहाँ पे। अरे उस सीन का मतलब वही समझ सकता है जिसने ये जिया है। ठीक है, ऐसे खूब सारे उसके अंदर ऐसे जो सीन है। तो हासिल तो बहुत ही बढ़िया मूवी। हालांकि कनकूत, भू राजस्व वसूलने की अन्य पद्धति, ये एक और पद्धति थी। कण प्लस कूतना। कण का मतलब होता है अनाज के दाने और कूतना का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो कणकूत, तो एक्चुअली कण कूतना से हुआ था, ये धीरे धीरे जो है वो हिंदी की पुस्तकों के अंदर कनकूत हो गया, क्योंकि आरंभ में जिन लोगों ने इतिहास लिखा वो कोई किसान नहीं थे। और जब आप है ना मूल रूप से उस फील्ड से नहीं आते हो ना, तो आप उसकी प्रॉपर बातों को समझ पाते नहीं हो। तो वो तो आरंभ में जब भी इतिहासकारों ने जिन्होंने भी हिस्ट्री वगैरह लिखी, जब है ना किसानों से कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा तुम लोग किस आधार के ऊपर लैंड रेवेन्यू डिसाइड करते हो और देते हो, तो सब इन्होंने कहा हम कण जो होते हैं, कण का मतलब दाने होते हैं, उसमें कूटने सब है ना अनुमान लगाते हैं, उसके आधार पर जो है वो लैंड रेवेन्यू डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली कण कूतना को जो है कनकूत कर लिया कि भाई कनकूत तो ये भी लैंड रेवेन्यू जो भू राजस्व वसूलने की एक सब है ना वो जो अन्य पद्धति होती थी। वो तो आप देख लो कि जनवरी फरवरी में फरवरी की बात होती है लगभग ऑलमोस्ट, जब है ना वो सब है ना आपकी फसलें वसलें पक जाती है। तो जब इंसान की फसल पक जाती है तो वो पकने के बाद में वो एक टाइम ऐसा होता है कि सभी किसानों के पास फ्री टाइम होता है, और सुबह सुबह वो है ना मतलब हल्की हल्की सर्दी भी रहती है, हल्की हल्की क्या आजकल तो ज्यादा ही रहती है, तो आप है ना सर्दी भी रहती है, किसान लोग गाँवों में जल्दी उठ जाते हैं। जल्दी उठ जाते हैं तो उनके पहले से फिक्स होता है आज मतलब उसके वहां पे मिलेंगे खेत में, आज मतलब वहां पे मिलेंगे, वहां बैठ के हताया करते हैं, मतलब आपस में गप्पे वप्पे मारते हैं। तो वो तो यूं बैठे होते हैं, जिस जिस व्यक्ति के वहां पे जिस दिन बारी होती है ना, तो वो वहीं पे किनारे पे, खेतों की लाइफ भी अच्छी होती है, किनारे पे बैठ के चाय वाय बनाएंगे, फिर चाय वाय पियेंगे, साइड में कोई बीड़ी पी रहा होता है, कोई पास में जो भी इलीगल है वर्तमान में पर फिर भी अफीम डोडा वही सब पी रहा होता है, और वो उनके आपस में हताया चल रही होती है। हताया का मतलब गप्पे मारना आपस में, थोड़ा टाइम पास है ना, मतलब है ना वो सब क्या बोलते हैं अपन, गॉसिप करना। तो वो गॉसिप वॉसिप करते रहते हैं। इतने में जो खेत का मालिक होता है वो उस पूरे ग्रुप में जितने किसान आए हुए होते हैं उसमें से जो व्यक्ति सबसे वरिष्ठ होता है, सबसे सीनियर, उसकी तरफ देखता है और कहता है बा साहब बताओ मेरी कुछ फसल के बारे में। तो फिर बा साहब उस फसल को देखेगा, और फिर गांव के यूं किसान होते हैं उनके यूं टाइम पास अजीब ही होता है, वो यूं माहौल फिर यूं अच्छा से ही बनाते हैं। अब वो उसके वो फसल वो खेत रोज देखता है, लेकिन फिर भी चूंकि आज मतलब उससे पूछा है, अब वो माहौल है ना माहौल बनाएगा पूरा। अब वो माहौल बनाएगा कैसे? खड़ा होगा और फसल को देखेगा, और कभी यूं देखेगा और कभी यूं मतलब देखेगा, और फिर कहेगा यार तेरे ये वाला जो घेरा है ना गेहूं का, ये तो शानदार है, ये तो गेहूं तेरे पूरे जम ही गए हैं। पर वो सबसे पीछे लास्ट में है ना, वहां यार फसल में थोड़ा ऐसी दम है नहीं। तो वो खेत का मालिक खुद ही बोल देता है हाँ भाई वो बास है क्या, बहुत दूर है, वहां पे थोड़ा चिड़िया विड़ियाओं का नुकसान भी ज्यादा ही था, इसलिए चिड़िया विड़िया जो है वो गेहूं की बहालियां वगैरह खा गई, मतलब स्टार्टिंग में दाने चुग गए, इसलिए वहां मेरी थोड़ी फसल कमजोरी है। तो हाँ वो तो है ही, बाकी तेरे ये ठीक है यार, ये वाला पक गया यार, ऐसे करके वो 10-15 मिनट आधे घंटे तक फिर आराम से बातें खींचेगा। अब सबके पास टाइम ही टाइम है, इसलिए कोई भी उन बासा को कहता ही नहीं है बासा लो अब रुक जाओ, सबको लग रहा है हाँ ठीक है टाइम पास हो रही है।
फिर वो बाहर से जाएंगे, गेहूं की एक दो बाली, जो गेहूं का ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां पे गेहूं के दाने लगते हैं उसको बोलते हैं बाली, तो वो तोड़ेंगे, तोड़ के उनको साफ करेंगे, उसमें से गेहूं निकालेंगे और उन गेहूं को फिर 10-15 मिनट हाथों से साफ करते रहेंगे, कहेंगे भाई तेरे गेहूं में वजन तो ठीक है, अच्छा बीज कौन सा था, ये कौन सा था, वो खूब बातें करता रहता है और फिर लास्ट में एकदम से क्या, मैं तेरे कह रहा हूं ना, ये तेरे कम से कम 120 और 130 बोरी के बीच में तो जाएगा, और फिर ऐसे करके जो हाथ में गेहूं के दाने है ना उनको खा जाता है और कहता हाँ तेरे गेहूं है भी मीठे यार, 120-30 बोरी। पहले वाले ने जितना टाइम लिया ना, नेक्स्ट वाला हाथों हाथ कहता है नहीं नहीं 140 प्लस है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कोई कह रहा है नहीं रे तुम लोगों को ऐसा ही लगता है, इस बार एक्चुअली क्या है कि इसने पानी वानी पिलाया नहीं है ढंग से, इसलिए इसमें वजन बैठेगा ही नहीं, इसलिए ये होगा 110 क्विंटल। तो फिर वो किसान आपस में ऐसे करके बातें करते रहते हैं, मतलब कण कूदते रहते हैं, मतलब अनुमान लगाते रहते हैं फसल कितनी होगी। और सबसे ज्यादा योग्य वही मतलब है ना किसान माना जाता है जो हमेशा अनुमान के आसपास रहता है, तो उसके बारे में लोग कहते हैं अनुभवी आदमी। और वास्तव में गांवों में से खूब सारे अनुभवी बैठे हैं जो अनुमान लगाते हैं, उससे कोई 2-5 बोरी ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, मतलब कई बार तो मतलब है ना इतना सटीक अनुमान लगाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली बैठता है। ये अनुभव है और ये पीढ़ियों का अनुभव है, एक साथ कर दिया वो नहीं। तो इसी का नाम है कनकूत, कणकूतना, मतलब अनुमान के आधार पर जो है वो लैंड रेवेन्यू डिसाइड करना। कनकूत इट वाज द अदर मेथड टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है, कण प्लस कूतना, कण प्लस कूतना। चले तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके जो ये आपका ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ ये आपका ये जो रेवेन्यू टैक्स वाला वो तो समाप्त हो गया। उसके बाद नोट बनाकर आप कुछ चीजें लिख लें यहाँ पर कि है ना, वो जो अदर पॉइंट्स कि शराब बनाने की आसवन विधि का आरंभ हुआ, द द डिस्टिलेशन द डिस्टिलेशन मेथड ऑफ मेकिंग वाइन या अल्कोहल, वाइन की बजाय अल्कोहल वाज स्टार्टेड। तो आसवन विधि से, डिस्टिलेशन मेथड से जो है वो शराब बनाने की प्रक्रिया इस समय आरंभ हुई। डिस्टिलेशन मेथड आप लोगों को सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कागज बनाने की विधि तुर्कों ने आरंभ की, तो वो कहते हैं कागज सबसे पहले चाइना के अंदर बना और चाइना से ये है ना सेंट्रल एशिया में आया, सेंट्रल एशिया ने तुर्कों ने इसको सीखा, उसके बाद तुर्क इस विधि को जो है वो इंडिया लेकर आए। वरना इससे पहले इंडिया के अंदर जो जो कोई भी पत्र वगैरह लिखते थे वो या तो है ना कपड़े के ऊपर या फिर ऐसे पांडुलिपियां बनाते थे। तो इस समय जब है ना कागज बनना आरंभ हो गया था, तुर्क स्टार्टेड द मेथड ऑफ मेकिंग पेपर, तो कागज बनाने की विधि तुर्कों ने आरंभ की। कलई विधि आरंभ हुई, बर्तनों को चमकाना। एक्चुअली आजकल तो हम लोग स्टील का ठीक है मतलब है ना स्टील की क्रॉकरी यूज करते हैं या फिर चाइना बोन या फिर जो भी वो कांच वगैरह की, वरना पहले अपने घरों के अंदर तांबे और पीतल के बर्तन होते थे, तो वो तांबे और पीतल एक टाइम पीरियड बाद में काले पड़ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो उसके अंदर कहते हैं कि उसके अंदर थोड़ा टेस्ट भी सही नहीं आता है, तो इसलिए उनको चमकाते थे, तो उसको बोलते हैं कलई करना। ये तो अब खत्म हुआ है, अब ये कलई वाले आते ही नहीं है, वरना पहले यूं कभी कभार गांवों के अंदर एक ऐसा ग्रुप आता था और वो गांवों में घूमते थे, बर्तन कलई करवा लो, बर्तन कलई मतलब करवा लो। पर अब कलई करवाए क्या, बहुत कम लिमिटेड घर बचे हैं जिसके अंदर तांबे और पीतल के बर्तन मिलते हैं, जबकि बाकी सबके घरों में आजकल तांबा पीतल मिलता ही नहीं है, इसलिए कलई करना का मेथड जो है वो भी वो है ना बिल्कुल समाप्ति हो गया है। तो गैल्वेनाइजेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है ना। पॉलिशिंग, पॉलिशिंग तो कलई करवाने की विधि बर्तनों की वो भी इस काल के अंदर आरंभ हो चुकी थी। फिर और बात करेंगे, ये इसके अंदर अन्य बिंदु अदर पॉइंट्स है, ये पूरा का पूरा रिवीजन है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड पे होना चाहिए था, गलती से एक स्लाइड आगे आ गया है, तो वो केवल अन्य बिंदु की मसाहत, ये रिवीजन है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भूमि की पैमाइश करवाई थी उसको मसाहत कहते हैं, ये ध्यान रखना। मसाहत, लैंड मेजरमेंट डन बाय अलाउद्दीन खिलजी इज कॉल्ड। औसत भू राजस्व कर 1/3 था, औसत लैंड रेवेन्यू टैक्स मतलब एवरेज लैंड रेवेन्यू टैक्स वाज 1/3, औसत भू राजस्व कर 1/3 था। अपवाद, ठीक है, एक्सेप्शन कौन कौन से हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1/2 लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट किया, इन दोनों ने जो है वो 50% टैक्स जो है वो सब कलेक्ट किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 50% टैक्स कलेक्ट किया। गयासुद्दीन तुगलक एकमात्र था जिसने सल्तनत काल के अंदर सबसे कम 1/10 लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया था, 1/10। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1/10 लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया।
चलो, मुझे ऐसा लगा था कि आज आपकी मिडिवल हिस्ट्री समाप्त हो जाए, अरे सॉरी, सल्तनत काल का इतिहास समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। एक टॉपिक बचा है, पर वो काफी बड़ा है, तो कल उस टॉपिक को अपन स्टार्ट करके आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं कल एक ब्रेक के बाद में। थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते।